हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू है एंड जो आपका सेकंड पेपर है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का, इसका पेपर 5 जनवरी को है, यानी कि कल ही आपका पेपर होना है 5 जनवरी को। ठीक है, इसकी मैराथन क्लास हमने कल करा दी है जिसमें फुल बुक रिवीजन कराया है। 2 घंटे की क्लास है, उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, यानी कि फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। जाहिर सी बात है आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन रिवीजन कर लेंगे तो उसको आप अच्छे तरीके से एग्जाम में डिलीवर कर पाएंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा जो कहता है कि एकीकृत पाठ्यक्रम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, कठिनाइयां क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाला है। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम के परंपरागत उपागम या फिर विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में आप क्या जानते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वो होता है जिसमें विषय को, सब्जेक्ट को ध्यान में रख कर के सिलेबस तैयार किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी बात करते हैं। देखिए बहुत फास्ट चलेंगे। परंपरागत पाठ्यक्रम आज आलोचना का केंद्र बना हुआ, यानी कि आज की क्रिटिसिज्म होती है। शिक्षा के क्षेत्र में आज जो नई प्रवृत्तियां आई है, जो नया बदलाव देखने को मिला है, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि परंपरागत पाठ्यक्रम ना तो युग के अनुकूल है ना ही बालक के, क्योंकि अब वो युग नहीं रहा, बदल गया है, समय बदल गया है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। उसके हिसाब से पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता है। इससे इस दोष को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम प्रस्तावित करके उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया है। किंतु युग युग से चले आ रहे इस पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी शक्ति है, ये जो हमारा पाठ्यक्रम है ये युग युग से चला आ रहा है। इसमें ऐसी शक्ति है कि हम किसी न किसी रूप में इसे अपनाए हुए हैं और सब कुछ देखते समझते हुए जानते हुए इसका मोह हम नहीं त्याग पा रहे हैं। पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होने की वजह से ये पुस्तक का पाठ्यक्रम और विषयों को केंद्र मानकर चलने के कारण यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत पाठ्यक्रम में बालक को महत्व नहीं दिया जाता, सब्जेक्ट को दिया जाता है। ये बात पहले से निर्धारित है कि बालक को क्या पढ़ना है और शिक्षक को क्या पढ़ाना है, यानी कि पुस्तक केंद्रित, विषय केंद्रित जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें यही मेन कहानी है कि पहले से फिक्स कर दिया गया बालक को ये पढ़ना है और टीचर को ये पढ़ाना है। इसे कहते हैं विषय केंद्रित, सब्जेक्ट केंद्रित, है ना। विषय के प्रत्येक टॉपिक की व्याख्या की जाती है। अध्यापक केवल उसी सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ाता है जो पुस्तक में दिया हुआ है। मतलब नहीं वो उसमें वो बालक के योग्य है, बालक उसमें रुचि रखता है कि नहीं रखता है, बालक की वो क्षमता के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर बुक में दिया है देन आपको पढ़ना है। इसके बाहर से वो कुछ भी नहीं पढ़ा पाता, चाहे बालक के लिए वो कितना ही आवश्यक क्यों ना हो, बाहर की चीज वो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बुक में जो चीज दी है वो उसको पढ़ाना है। किसको? टीचर को। और इसी बात को लेकर जो परिभाषा है डॉक्टर सफाया ने दी है, प्रत्येक विषय का अलग अस्तित्व और उसकी प्रकृति तथा क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। समस्त बाल व्यक्तित्व तथा सामाजिक विकास के लिए अध्ययन के मूल्यों की अपेक्षा बालक के बौद्धिक विकास पर ही दिया जाता है। अल्बर्टी महोदय ने विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा देते हुए कहा, छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित और संगठित, छात्रों की जो क्रियाएं हैं उनको विषय केंद्रित आधार पर, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसी से रिलेटेड निश्चित और संगठित किया जाता है। 2 परिभाषाएं जरूर रट करके जाइएगा। जो हमारा ये परंपरागत, या इसको विषय केंद्रित कहिए या जो है कि क्या कहते हैं उसको विषय पाठ्यपुस्तक केंद्रित कहिए, ये जो पाठ्यक्रम है इसकी विशेषताएं ये है कि अनुभवों की प्रभावशाली व्याख्या के लिए आवश्यक है। कैसे आवश्यक है, ये समझते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में एक व्यवस्था होती है, एक क्रम होता है, एक व्यवस्था होती है, एक सीक्वेंस होता है जिसके बल पर बालक अनुभवों को सरलतापूर्वक ग्रहण कर लेता है और इनका प्रयोग अपने भावी जीवन में करता है। वर्तमान अनुभव तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक कि उन्हें भूत, यानी कि जो समय बीत गया उसके व्यक्तिगत अथवा जातिगत अनुभवों से
न जोड़ा जाए। इसी को लेकर के अल्बर्टी महोदय ने कहा है, व्यक्ति के लिए इस संबंध को खोज निकालना संभव नहीं होता, अतः पहले से तैयार अनुभवों की आवश्यकता बढ़ती है। साथ ही यह व्यवस्था शक्ति और समय की भी बचत और भावी अनुभवों को निर्देशित करती है, गाइड करने का काम करती है। समझने में सरल और साधारण है। जो हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, विषयों का क्षेत्र निश्चित करने में पाठ्यक्रम बड़ा उपयोगी है। इसके अभाव में हमारे लिए ये समझ पाना कठिन हो जाए कि क्या पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए। अन्य प्रकार के पाठ्यक्रम को समझ पाना अध्यापक के लिए कठिन होता है, किंतु सीमाओं से बंधा होने की वजह से विषय केंद्रित पाठ्यक्रम बालकों और शिक्षकों दोनों के लिए सरल होता है। सरलता से परिवर्तनीय भी होता है। समय की मांग के हिसाब से पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, नहीं तो शिक्षा पिछड़ जाएगी। इस पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें समय के अनुसार परिवर्तन बड़ी आसानी से, सरलता से किए और नए विषय जोड़ दिए जाते हैं। मूल्यांकन में भी सरलता रहती है। इस पाठ्यक्रम में विषयों और उनकी पाठ्य वस्तु पर अधिक जोर दिया जाता है, अतः जो विषय सामग्री है उस पर अधिकार कर लेना ही मुख्य लक्ष्य होता है। इससे ये जानना बड़ा सरल हो जाता है कि बालक विषय विशेष पर अधिकार कर सका या फिर नहीं। हम यूं भी कह सकते हैं कि सब कुछ निश्चित होने की वजह से मूल्यांकन करना भी सरल हो जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन है सेलर और अलेक्जेंडर की। इनका कहना है कि विषयों के संगठन में पाठ्यक्रम योजना, शिक्षण और मूल्यांकन करने में बड़ी सुविधा होती है और उनका पालन बड़ी सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट हमारा है बौद्धिक विकास में सहायक। क्या इसके बेनिफिट है? बौद्धिक विकास में सहायक, मेंटल डेवलपमेंट पे भी ये हेल्प करता है। यह पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक और बौद्धिक विकास में बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, और मानव व्यवहार के सुधार में सहायक है। ज्ञान, सूझबूझ और विचारशीलता पर आधारित होकर के मानव व्यवहार की अनेक क्रियाएं अच्छाई की ओर बढ़ती हैं। अनेक क्रियाएं ज्ञान प्राप्ति और सूझबूझ बढ़ाने में विषयों का क्रमबद्ध अध्ययन बहुत सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। अतः विषयों के क्रमबद्ध अध्ययन पर आधारित होने की वजह से ये पाठ्यक्रम मानव व्यवहार में सुधार लाने का सफल प्रयास भी करता है। शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावकों के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। टीचर ने भी समर्थन किया है, विद्यार्थियों ने भी समर्थन किया है और गार्जियन ने भी इसका समर्थन किया है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षकों, शिक्षार्थियों और अभिभावकों सभी के द्वारा समर्थित है। शिक्षक को उस विषय विशेष में विशेष योग्यता प्राप्त करनी होती है जिसे उसे पढ़ाना है। अगर टीचर मैथ का है, मैथ पढ़ानी है, तो उसे उसमें मैथ्स में विशेष योग्यता हासिल करनी होगी। विषय सामग्री पर अधिकार और विषय विशेष की शिक्षण की विधियों का यह ज्ञान उसे सफल शिक्षक बना देता है। ओके, तो इस तरीके से इसकी ये जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुण हैं, इसमें कहा गया है कि जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है उसकी ये सब विशेषताएं होती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन कहता है एकीकृत पाठ्यक्रम क्या है, इसकी विशेषताओं और कठिनाइयों के बारे में बताइए। एकीकृत पाठ्यक्रम को समझते हैं, जिसको इंटीग्रेटेड करिकुलम भी कहा जाता है। ओके, मनोविज्ञान में शिक्षा और शिक्षा में अधिगम यानी कि एजुकेशन में जो लर्निंग है उसके क्षेत्र में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इन्हीं प्रयोगों ने गेस्टाल्टवाद अर्थात पूर्णाकारवाद को जन्म दिया। इस वाद के अकॉर्डिंग मस्तिष्क एक इकाई है। मस्तिष्क ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त नहीं करता बल्कि उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करता है। समझिए, एकीकृत पाठ्यक्रम जो है यह गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद जो है ये होल को इम्पोर्टेंस देता है। होल का मतलब ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक इकाई है और ये किसी भी चीज़ को टुकड़ों में नहीं देखती, उस चीज़ को होल में देखती है। जैसे कोई कार अगर रोड पे जा रही है तो आप उस पूरी कार को देख रहे हैं, ना कि उसके शीशों को देख रहे हैं, उसके पहियों को देख रहे हैं, उसका डिजाइन क्या है। नहीं, आपने देखा है कितनी शानदार कार जा रही है, तो आपने फर्स्ट साइट में पहले उसको होल में देखा, फिर बाद में पार्ट पे आप जाएंगे। तो ये इसी पर फोकस करता है कि जो है हमारा जो मस्तिष्क है वो चीज़ों को टुकड़ों में ना देख करके एक समग्र रूप में देखता है। एकीकृत पाठ्यक्रम से हमारा तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें अनेक विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता। जैसे छोटे बच्चों की किताबें आप देखते हैं, उसमें जो है कि मैथ भी है, ठीक है, और ईवीएस भी है, ओके, और भूगोल भी है, सबको मिला करके एक ही किताब बना दी जाती है। वो इंटीग्रेटेड हो गया, तो उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता बल्कि उनमें एकता होती है।
कहने का मतलब है कि जिसमें उनके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि बीच में कोई अवरोध नहीं है बल्कि उनमें एकता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करके सब विषय मिलाकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भाई ईवीएस हो गई, एसएसटी हो गई, भूगोल हो गई, इतिहास हो गया, इन सब चीज़ों को अलग अलग ना करके एक समग्र रूप में एक दूसरे से जोड़ करके अगर पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को ज्ञान की एकता से परिचित कराना है। अलग अलग खंडों में ज्ञान न देकर आप समग्र रूप से सभी सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाइए। अतः एक शिक्षक का ये दायित्व है कि वो पाठ्यक्रम के सभी विषयों को संबंधित करे, सभी विषय को एक दूसरे से क्या करे, जोड़ करके रखे। पाठ्यक्रम की सामग्री का जीवन से संबंध स्थापित करे और प्रत्येक विषय सामग्री में भी सह संबंध स्थापित करे। इस प्रकार जो पाठ्यक्रम उक्त सभी प्रकार के संबंधों से युक्त हो उसे ही एकीकृत पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाएगी। हेंडरसन कहते हैं कि एकीकृत पाठ्यक्रम वो पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। जो एकीकृत पाठ्यक्रम है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं हैं? देखिए, एक ये पाठ्यक्रम जो है अनुभव केंद्रित होता है, ज्ञान को संपूर्ण रूप से इसमें दिया जाता है। इसके माध्यम से छात्र कई विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। जीवन उपयोगी है, जीवन उपयोगी शिक्षा देने में सहायक है। इस पाठ्यक्रम से शिक्षकों के कार्यभार और उत्तरदायित्व में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इस पाठ्यक्रम में छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को परस्पर जोड़ने में आसानी हो जाती है। इस पाठ्यक्रम की सफलता के लिए शिक्षक को पर्याप्त एवं व्यापक अध्ययन की आवश्यकता भी होती है। अच्छा, इसकी कुछ कठिनाइयां भी हैं। क्या कठिनाइयां हैं? देखिए, इसके द्वारा छात्रों की विशिष्ट रुचियों का विकास कठिन हो जाता है। जो विशेष स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस पाठ्यक्रम में सभी विषयों का एक साथ एकीकरण कर सकना संभव नहीं होता। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण उचित नहीं होता। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की वजह से, जो वेल ट्रेन टीचर्स की कमी की वजह से इस पाठ्यक्रम के प्रयोग में कठिनाई आती है। इस पाठ्यक्रम के प्रयोग में अधिकांश शिक्षक असुविधा का अनुभव करते हैं। इसमें ज्ञान की एक निश्चित रूपरेखा नहीं बन पाती है। बालकों की रुचियों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम में एकीकरण बहुत अधिक कठिन है। इस पाठ्यक्रम में शिक्षक का कार्यभार और उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और तभी शिक्षण में भी बहुत अधिक समय लग जाता है। तो ये इसकी एकीकृत पाठ्यक्रम की कठिनाइयाँ। एकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाइए, यानी कि पूरे ज्ञान को एक साथ समग्र रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, खंडों में नहीं। फिर है सम्मिश्रण या फ्यूजन पाठ्यक्रम। देखिए, जो सम्मिश्रण पाठ्यक्रम है, सम्मिश्रण का मतलब होता है मिश्रित करके, मिला करके बच्चों को पढ़ाइए, चीज़ों को मिला करके। इसको समझते हैं अभी। पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल दे दूं। ये कहते हैं फ्यूजन जो पाठ्यक्रम है, पहले हमारी बात सुन लीजिए, फिर जो इसमें लिखा है उसको पढ़ लेंगे। सम्मिश्रण का मतलब होता है चीज़ों को मिला करके। जैसे ये इस पाठ्यक्रम में ये बात कही गई है, जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मान लीजिए भूगोल आपने सब्जेक्ट अलग तैयार किया, ओके, सामाजिक विज्ञान अलग तैयार किया और आपने पर्यावरण या ईवीएस अलग तैयार किया। अगर बच्चा किताब खरीदेगा तो इनकी तीनों की किताबें अलग अलग होंगी, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि अगर हम ये तीनों चीज़ें अलग अलग कर देंगे, बच्चा 3 किताबें खरीदेगा, बच्चे के बस्ते का बोझ बढ़ जाएगा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनमें जो फालतू के टॉपिक हैं, जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हटा दिया जाए। जो इनमें टॉपिक बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हटा दिया जाए और फिर इन सबको एक सब्जेक्ट बना करके नाम एक दे दिया जाए, सामान्य विज्ञान। क्या नाम दे दिया जाए? एक नाम दे दिया जाए, सामान्य विज्ञान। इससे क्या होगा? इसकी एक किताब तैयार हो जाएगी और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों के सामने आ जाएगी, फालतू की चीजें वो भी हट जाएंगी और एक सब्जेक्ट रह जाएगा, बस्ते का भी बोझ कम हो जाएगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। लिखा है कि सामाजिक जीवन में लगातार बढ़ती हुई समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ निरंतर नए ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक नए विषयों एवं उपविषयों का उदय हुआ है। शिक्षा में नए विषयों के जुड़ने से छात्रों के बस्ते का बोझ भी क्या है? बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके से इसमें क्या कहा गया है कि बोझ बढ़ता ही जा रहा है। विषय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने इन समस्याओं का विश्लेषण करने के पश्चात इसका समाधान निम्न रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक आवश्यक ज्ञान को कम समय में प्रदान करने के लिए मिलते जुलते विषयों का
समूहीकरण करके उन्हें एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए। अधिक से अधिक जो आवश्यक ज्ञान है उसको कम समय में, यानी कि अधिक से अधिक हो, जरूरी हो, प्लस समय भी कम लगे, तो उसमें जो विषय एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनका समूहीकरण कर दिया जाए, उनको एक में मिला दिया जाए, है ना। पाठ्यक्रम की बोझिलता को कम करने के लिए, भारी बस्ते का वजन कम करने के लिए, आजकल के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखिए, जितना बच्चे का वजन नहीं उससे ज़्यादा उसके बैग का वजन है। तो कम करने के लिए उन्होंने विश्लेषण करने पर यह पाया कि सभी विषयों में कुछ टॉपिक्स और अंश ऐसे होते हैं जिन्हें निकालने पर कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, यदि उनको हम हटा दें सिलेबस से तो कोई खास नुकसान भी नहीं होगा। इस प्रकार कुछ टॉपिक्स की विस्तृत विवेचना के स्थान पर उनकी सामान्य चर्चा से भी काम चल सकता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत लॉन्ग वे में उसको डिस्कस किया जाता है, अगर उसको थोड़ा लंबा ना करके थोड़ा छोटा कर दिया जाए, उस पर सामान्य चर्चा कर ली जाए, तब भी बालक के समझ में आ जाएगा। इससे कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो भी कम कर दो, प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो फालतू के टॉपिक हैं वो भी हटा दो, बड़े टॉपिक को छोटा कर दो और 4 किताबों की एक किताब बना दो, है ना। यह है समूहीकरण। ओके, आई बात समझ में, क्लियर हो गया समूहीकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा त्वरित एवं स्तरीय पाठ्यक्रम। और जैसे यहाँ पे मैं इसमें एक उदाहरण और देना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे सम्मिश्रण में क्या होता है, मान लीजिए जैसे हमारी 3 किताबें चलती हैं मैथ्स की, 3 किताबें मैथ्स की होती हैं, रेखा गणित होती है और बीजगणित होती है और अंक गणित होती है। ये 3 किताबें होती हैं। अगर इन रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित की किताब बच्चे को अलग अलग न खरीदवा कर अगर इन तीनों किताब की एक किताब बना दी जाए, नाम उसका सिर्फ और सिर्फ दे दिया जाए गणित, तो क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा। तीनों को मिलाकर के एक किताब बना दो, फालतू के टॉपिक्स हटा दो, बड़े बड़े जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनको बहुत वेल एक्सप्लेन किया गया है उनको थोड़ा छोटा कर दो, एक किताब बना के गणित बना दो। ये हो गया सम्मिश्रण। आगे बढ़िए, नेक्स्ट की बात करेंगे। त्वरित एवं स्तरीय पाठ्यक्रम के बारे में बताइए। त्वरित पाठ्यक्रम क्या होता है भैया, आइए समझते हैं त्वरित पाठ्यक्रम। एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये। त्वरित एवं स्तरीय हो सकता है पूछ ले। त्वरित पाठ्यक्रम, प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो या फिर प्रतिभाशाली बालक हो। हर व्यक्ति की सोच योग्यता क्षमता सब कुछ अलग होती है, डिफरेंट होता है। सामान्य कक्षा के शिक्षण की व्यवस्था औसत बुद्धि एवं योग्यता वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। जो एक सामान्य कक्षा होती है उसमें किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसकी व्यवस्था जो है एवरेज बच्चों को ध्यान में रख करके की जाती है। इन कक्षाओं में अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कक्षा का जो एटमॉस्फेयर है वो सामान्य है, वो एवरेज बच्चों के हिसाब से है, क्योंकि इन कक्षाओं के शिक्षक भी एवरेज वाले ही होते हैं। ये टीचर प्रतिभाशाली बालक की जिज्ञासा को शांत कर सकने की योग्यता नहीं रखते, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बालक हैं। टीचर कौन है? जनरल बच्चों वाला है, जिसके फलस्वरूप प्रतिभाशाली बालक या तो फिर आलसी हो जाता है क्योंकि वो खाली बैठा है, जो चीज़ें पढ़ा रहा है टीचर वो उसको आती हैं, या फिर कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के प्रति रुचि नहीं रखता। इसी प्रकार विशिष्ट बालक जो या तो शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है ना, हो सकता है वो मंदबुद्धि हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, या शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हो, मंदबुद्धि हो, जड़ बुद्धि हो, ये सब विशिष्ट में आते हैं, या अंधा बहरा हो। इन विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने पर या सामान्य छात्रों की उपलब्धि के स्तर तक लाने में टीचर को बहुत एफर्ट करना पड़ता है, समय व ध्यान देना पड़ता है, जो कि एक सामान्य कक्षा में नहीं हो पाता। एवरेज बच्चे हैं वो अपने हिसाब से पढ़ेंगे, तुम पिछड़े बच्चों को आगे खींच के ला रहे हो, है ना, तो इसमें एवरेज बच्चों का भी नुकसान है और प्रतिभाशाली तो खाली बैठे ही है। और रिजल्ट ये निकलता है कि इन बालकों का विकास उचित ढंग से नहीं हो पाता। ये प्रायः ये भी देखा गया है कि अगर सामान्य कक्षा में विशिष्ट या प्रतिभाशाली बालक है तो सामान्य छात्रों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है, बिल्कुल व्यवधान उत्पन्न होगा। ये भी देखा गया है कि प्रतिभाशाली बालक की उपस्थिति में औसत छात्र जो एवरेज बच्चा है वो अपने आप को पिछड़ा हुआ समझता है, यार ये तो बहुत प्रतिभाशाली हैं, हम तो बेकार हैं। ये एक क्वेश्चन को, सवाल को खट से समझ लेते हैं हम, 4 बार समझाने पर भी हमारे समझ में नहीं आता है। अतः इस प्रकार के जो छात्र प्रतिभाशाली छात्र होते हैं सामान्य कक्षाओं में लाभान्वित नहीं हो पाते। इस प्रकार के बालकों के लिए विद्यालय में विशेष पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। क्या? इस प्रकार के बालकों के लिए कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, उन्हें त्वरित पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें एक ही कक्षा
में 2 कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जो प्रतिभाशाली बालक है, कक्षा 3 में पढ़ रहे हो तो उसने 3 का परीक्षा पास कर ली, 6 माही में 3 की परीक्षा पास कर ली, और अगर अच्छा बच्चा है तो जो सालाना का एग्जाम होगा, अर्ली एग्जाम होगा, उसमें वो कक्षा 4 का एग्जाम पास कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एवरेज बच्चा है वो कक्षा 3 का ही एग्जाम दे रहा है। जो प्रतिभाशाली बालक है वो 6 माही में उसने कक्षा 3 का एग्जाम दिया और सालाना में आकर के उसने कक्षा 4 का एग्जाम दे दिया, तो उसने 1 साल में 2 क्लास पास कर लिए। ये होता है त्वरित पाठ्यक्रम। ऐसा तभी संभव होता है जब विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत अधिक तीव्र बुद्धि का हो। इस प्रकार यदि बालक अगली कक्षा के पाठ्यक्रम में बनी परीक्षा प्रणाली को उत्तीर्ण कर लेता है ना, 3 का बालक था, पेपर वो कक्षा 4 के दे रहा है और अगर पास हो जाता है तो फिर वेरी गुड, यही तो त्वरित पाठ्यक्रम होता है। आई बात समझ में? आइए अब आता है स्तरीय या फिर संवर्धित पाठ्यक्रम। ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए, ये प्रतिभाशाली बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा किसी नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए कम अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो बहुत कम अभ्यास चाहिए उसको। प्रतिभाशाली है, समझ लेता जल्दी, अतः सामान्य बालकों की अपेक्षा ये बालक कठिन और अधिक मात्रा में काम कर सकते हैं। इन बालकों के लिए पाठ्यक्रम को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। इन बच्चों को दिया जाने वाला कक्षा का कार्य और गृह कार्य अधिक कठिन और कम समय सीमा का होना चाहिए, यानी कि कठिन भी हो और समय सीमा भी उसकी कम होनी चाहिए। अब अतिरिक्त एवं संवर्धित पाठ्यक्रम का प्रावधान निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। व्यक्तिगत संवर्धिता में अतिरिक्त पाठ्यवस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि कोई भी प्रतिभाशाली बालक उसे व्यक्तिगत रूप से लगभग आत्मनिर्भर होकर पूरा करे। सामूहिक संवर्धिता में बालकों को इकाइयों में या समूहों में संगठित करके उन्हें निर्धारित कार्य सामग्री दी जाए जिसे वो समूह प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण करने में सक्षम हो सके। अध्यापक कक्षा में प्रतिदिन इन बालकों को अतिरिक्त लेखन और पठन कार्य करने को कहे। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और अतिरिक्त कौशल व कलाओं को सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला पाठ्यक्रम हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है, सैंडविच और क्रैश पाठ्यक्रम। सैंडविच और क्रैश पाठ्यक्रम क्या होता है? सैंडविच या क्रैश पाठ्यक्रम देखिएगा, सैंडविच क्रैश पाठ्यक्रम का अर्थ एक व्यापक प्रेरणास्पद सृजनात्मक पाठ्यक्रम से है। कैसा व्यापक है? प्रेरणा देने वाला है, क्रिएटिव है, जिसका उद्देश्य क्या है? जीवन पर्यंत सीखने हेतु प्रेरणा देना। व्यक्ति वैसे भी जीवन पर्यंत सीखता रहता है और 21वीं शताब्दी के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए सभी प्रकार की स्किल्स उसको सिखाना है। किसके अंतर्गत? सैंडविच पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जीवन के केंद्रक मूल्यों की शिक्षा को भी शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम में कुछ विषय तो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होते हैं और कुछ विषय छात्र अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से चुन लेते हैं। ये पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। ये पाठ्यक्रम किससे मिलता जुलता है? जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करके वर्तमान और भविष्य में जो समस्याएं हैं उनका सामना करना है। इसके साथ ही उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बना सके, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण, गणित, भाषा, मानविकी एवं सामाजिक विषय, कला, संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य आदि सभी का समावेश इसमें इंक्लूड होता है। अब अगला हमारा जो पाठ्यक्रम है वो है अंतः अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम को समझाइए। इंटरडिसिप्लिनरी कैरिकुलम क्या होता है? आज के इस आधुनिक युग में पाठ्यक्रम को डेवलप और समावेशित बनाना जरूरी है जिससे प्रत्येक छात्र अधिगम पर ध्यान दें। इसलिए समय के हिसाब से पाठ्यक्रम को बदलने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से समय बदलता जाता है पाठ्यक्रम भी बदलना चाहिए। अंतः अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक छात्र क्या जानना चाहता है। समझिए पॉइंट को, समझिए। अंतः अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक छात्र क्या जानना चाहता है और उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रकार दिया जा सकता है, मीनिंगफुल लर्निंग उसकी कैसे हो। अंतः अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम में अध्यापक और छात्र एक सहयोगिक समूह में रह करके काम करते हैं। इसमें लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए सामान्य अनुशासन के अतिरिक्त अन्य कई नियमों का पालन किया जाता है, इसीलिए इसको अनुशासनात्मक कहा गया है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। इसी से रिलेटेड आप आगे इसमें और बढ़ा देना। अगला क्वेश्चन कहता है बहिर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम क्या होता है? देखिएगा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्रांस डिसिप्लिनरी कैरिकुलम।
बहिर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम का तात्पर्य है, बहिर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम का तात्पर्य जल्दी जल्दी बदलने वाले ऐसे पाठ्यक्रम से है जिसमें 2 या अधिक विषयों के अध्ययन की झलक मिलती है, 2 या अधिक विषयों की, किंतु किसी एक विशिष्ट विषय के अध्ययन के संबंध में स्पष्ट रूप से व्याख्या करना संभव नहीं होता। बहिर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो नवीन ज्ञान के स्वरूप को समझना और समस्या समाधान में मदद करना, एक नए प्रकार का ज्ञान जिसने विश्व में नए दृष्टिकोण और जीवन के अनुभवों को समाहित कर एक नई जगह बना ली हो। दूसरा है वैज्ञानिक अथवा अवैज्ञानिक स्रोत के आधार पर अंतरशास्त्रीय विषयों का मेल होना। जैसा कि ब्रूनर ने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन में कुछ उदाहरणों से इस प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, उनमें से कुछ उदाहरण यहाँ इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, तो ब्रूनर ने भाषा की संरचना का आधार वाक्य गठन और उस विधि को माना है जिसके द्वारा बिना अर्थ बदले भाषा के रूप में विभिन्नता लाई जा सकती है। ब्रूनर की दृष्टि से जीव विज्ञान की संरचना बाह्य अभिप्रेरणा एवं गमनशील क्रिया के बुनियादी संबंध पर आधारित है। बीजगणित की संरचना गुणन, वितरण तथा सहसंबंध पर आधारित है। ब्रूनर के अनुसार ये 3 आधारभूत तत्व बीजगणित की विविध क्रियाओं को समझने का आधार प्रदान करते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, किसी अनुशासन का आधार कभी कभी समानांतर स्थितियों की खोज भी हो सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष में कह सकते हैं कि ब्रूनर की दृष्टि में किसी अनुशासन की संरचना आधारिक संकल्पनाओं, सिद्धांतों, सामान्यीकरण, अंतर्दृष्टियों तक ही नहीं सीमित है। ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का अनुशासन है और कुछ सीमा तक इस बात पर कि कोई व्यक्ति किसी अनुशासन में किस बात को आधारिक महत्व देता है। उदाहरण के तौर पर पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि इतिहास की संरचना और शिक्षण विधि के विषय में सभी इतिहासकार एक मत हैं। यहाँ पे हर्बर्ट एम क्लीबर्ड ये मानते हैं कि ब्रूनर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। इस संबंध में क्लीबर्ड कहते हैं कि अध्ययन अध्यापन जो टीचिंग लर्निंग है उसके लिए किसी क्षेत्र के संगठन की समस्या, उसकी संरचना का आधार खोजने और तब उसे पूर्ण रूप से प्रेषित करने में निहित न होकर के ये निश्चित करने में निहित है कि इसके लिए कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत और संकल्पनाएं रह सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, पाठ्यक्रम के 5 लाभ बताइए। पाठ्यक्रम जब तैयार किया जाता है तो उसका लाभ ये है शिक्षा की प्रक्रिया का व्यवस्थित होना, यानी कि पाठ्यक्रम एक ऐसा लेखा जोखा होता है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के किस स्तर पर, जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर आदि विद्यालयों में किन पाठ्य विषयों का कितना ज्ञान और किन क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा, ये उसमें पहले से तैयार किया जाता है। शिक्षा का स्तर समान रहना, निश्चित पाठ्यक्रम से पूरे समाज की शिक्षा का स्तर समान रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें शिक्षा में सुधार की सही दिशा भी प्राप्त हो जाती है। अनिश्चित पाठ्यक्रम की स्थिति में अगर पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, हम शिक्षा के स्तर के उठने और गिरने के कारणों का पता नहीं लगा सकते और उस स्थिति में शिक्षा में सुधार भी पॉसिबल नहीं है। उद्देश्यों की प्राप्ति भी संभव होती है। पाठ्यक्रम इस तरीके से तैयार किया जाता है कि बच्चे का क्या उद्देश्य है, समाज क्या चाहता है, उसकी क्या आवश्यकताएं है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जिससे समाज अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है, बालक अपने उद्देश्य पूरी कर लेता है। समय और शक्ति का सदुपयोग होना। देखिए, जब पाठ्यक्रम पहले से निश्चित होता है तो उसमें शक्ति और हमारा जो समय है वो भी खराब नहीं होता, समय और जो हमारी शक्ति है वो भी सही जगह लगती है, जिससे हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। निश्चित पाठ्यक्रम से बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सप्रयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है। सप्रयोजन माने जिसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना भी बढ़ जाती है। पाठ्यक्रम का निर्माण इन बातों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, इसलिए बच्चे उसे पूरा करने में रुचि दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त जब बच्चे एक निश्चित कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर लेते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है और वे उत्साह से आगे भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। भैया, पाठ्यवस्तु का मतलब होता है आपकी एक किताब और पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि जैसे आपका बीएड जो है वो पूरा क्या है, एक करिकुलम है, पाठचर्या है पूरी और फिर सिलेबस उसका अलग अलग है। सिलेबस में आपकी बहुत सारी किताबें आ जाती हैं और ये आपका जो है वो जो करिकुलम है वो पूरा तैयार है। समझिए इस पॉइंट को। देखिए, पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का केवल एक भाग है। आपकी जो किताबें हैं पूरे बीएड का एक पार्ट है। हर सेमेस्टर में किताबें आपकी बदलती रहेंगी।
पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण और अभिन्न अंग होता है। पाठ्यवस्तु में सैद्धांतिक ज्ञान का स्वरूप होता है। पाठ्यक्रम का रूप इसका व्यापक होता है। पाठ्यवस्तु का निर्माण शिक्षाविद करते हैं, इसका निर्माण अध्यापक स्वयं करता है। पाठ्यवस्तु में ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में छात्र के संतुलित विकास पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यवस्तु में विषय से संबंधित क्रियाएं होती हैं। पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावात्मक सभी पक्षों से संबंधित क्रियाएं होती हैं। पाठ्यवस्तु का क्षेत्र सीमित होता है और भैया पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिएगा। CIET का क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा हेतु, क्या क्वेश्चन है? शिक्षक शिक्षा हेतु CIET दिल्ली के योगदान का विस्तृत वर्णन कीजिए। CIET क्या है, इसके उद्देश्य योगदान बताइए। देखिए CIET का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइट फॉर टीचर एजुकेशन, शिक्षा द्वारा मानव का विकास होता है, बिल्कुल डेफिनेटली, कोई शक नहीं। अधिगम अनुभव से शुरू होता है। अधिगम कहाँ से शुरू होता है? अनुभव से शुरू होता है। लर्निंग कहाँ से शुरू होती है? अधिगम अनुभव से शुरू होता है, जो बाद में प्रक्रिया के रूप में विस्तृत होकर के प्रत्येक छात्र की क्षमता में विकास को आधार देता है। शिक्षक शिक्षा में अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक प्रभाव क्षेत्रों के गुणों तथा क्षमताओं का अधिकतम विकास किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के अंतःकरण और आत्मा की गहरी और सूक्ष्मतर स्व यानी खुद की भी खोज होती है। इसके अकॉर्डिंग शिक्षा को निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और इसमें सीखने वालों की विलक्षणता का आदर किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति के बाहरी और आंतरिक विकास के लिए उसे स्वयं का प्रगतिशील संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। ठीक है। CIET, जिसका पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसकी स्थापना NCERT के अधीन सन 1984 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये संस्थान नई दिल्ली NCERT में NIE के कैंपस में संचालित होता है। इस संस्थान की उत्पत्ति NCERT के 2 भागों से के सहयोग से हुई थी। नंबर 1 शैक्षिक तकनीकी विभाग, दूसरा है शिक्षण संसाधन विभाग। इसका उद्देश्य विद्यालय स्तर पर नवीन तकनीकियों को सभी तक पहुंचाना था। इस संस्थान की गतिविधियां मीडिया की उन शाखाओं तक केंद्रित रहती हैं जैसे रेडियो, दूरदर्शन, साइबर मीडिया, मूवी तथा सैटेलाइट संप्रेषण। CIET विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे वैकल्पिक अधिगम प्रणाली के विकास और प्रसार, शैक्षिक तकनीकी में व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं इसके उपविभागों द्वारा गतिविधियों के समन्वय में लिप्त रहता है। इसके लिए शैक्षिक तकनीकी के राज्य संस्थान भी इसको सहयोग करते हैं और NCERT के अन्य विभागों से परामर्श की सहायता भी लेते रहते हैं। CIET के कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य ये हैं, नंबर 1 तो शिक्षा में सूचना व संप्रेषण तकनीक के प्रयोग के लिए योजनाएं बनाना, मीडिया सॉफ्टवेयर सामग्री जैसे रेडियो व TV द्वारा प्रसारण को डिजाइन करना और साथ ही साथ अप्रसारित सामग्री जैसे फिल्म, ग्राफिक्स व अन्य पाठचर्या व सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियों की विद्यालय स्तर के लिए तैयार करना। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसमें सुधार व उनको प्रभावी बनाने के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन व तंत्रों की मॉनिटरिंग करना। शिक्षा के उच्चतर अध्ययन संस्थानों, कॉलेज में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए शिक्षा तकनीकी प्रयोग का प्रशिक्षण देना CIET का काम है, इसका उद्देश्य है। सॉफ्टवेयर सामग्री के प्रयोग व विकास में दक्षताएं प्राप्त करना, जिसके लिए निम्न बातों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जैसे स्क्रिप्ट का विकास, मीडिया अनुसंधान, मीडिया है ना, उत्पादन मीडिया और तकनीकी अभियोग्यताएं, स्टूडियो लगाना, उपकरणों की मरम्मत करना आदि। CIET द्वारा शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षक व प्रशिक्षु शिक्षकों के कुछ नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिन्हें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष माध्यम जैसे एजुसेट के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। कुछ विषय जैसे TV, रेडियो, मीडिया स्क्रिप्ट की डिज़ाइन तथा मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के उत्पादन, एडिटिंग और संप्रेषण के लिए प्रशिक्षण मॉडल भी तैयार किए जाते हैं। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं हमारे CIET के। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड बहुत जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।